हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होती जाती है वैसे वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और नावाडेज रेसेंट आफ्टर so many time of years, that is 2013-14 का कंपैरिजन 1950-51 से किया गया है। तो इस कंपैरिजन से हमें ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो क्रॉप्स है दैट आर ऑफ टू टाइप्स, फूड ग्रेन्स और कैश क्रॉप्स, तो ये दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है। जनरली किसी किसी में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, किसी में कम इंक्रीमेंट हुआ है, पर दैट हैव टू बी इंक्रीज्ड मोर एंड मोर। तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जो है वो मैट्रिक टन्स के अंदर है। दैट फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन 1950-51 के अंदर 51 मैट्रिक टन्स था। that have to be increased to 264.4 metric ton. पल्सेस का प्रोडक्शन 8.4 metric tons था, that have to be increased to 19.6 metric ton. शुगर कैन का प्रोडक्शन 69 metric ton था, that have to be increased to 248 metric tons. That is a vast increase in the sugar can. शुगर फैक्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा अवेल होने लगा। देन ऑयल सीड्स के अंदर 5.5 आफ्टर इंडिपेंडेंस था, एंड दैट हैव टू बी इंक्रीज्ड 32.4 मैट्रिक टन। सो दैट इज़ ऑल्सो वास्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। एंड लास्टली कॉटन। कॉटन के अंदर 2.1 मैट्रिक बेल। मैट्रिक बेल का मतलब है जो पैकेट्स आते हैं रुई के पैकेट्स, तो वो मैट्रिक बेल कहलाती है, घासड़ी जिसको कहते हैं। सो दैट हैव टू बी 2.1 मैट्रिक बेल एंड दैट हैव टू बी इंक्रीज्ड वास्ट, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ 36.5 मैट्रिक बेल्स। सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015, इसके अकॉर्डिंग टू डेटा दिए गए हैं। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कॉटन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, वैसे ही ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। ऑयल सीड्स का 17 टाइम्स मोर हुआ है। सो दैट वे वी कैन कंपेयर इट प्रोडक्टिविटी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड 2013-14 में। नाउ बेस फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर जो है वो बेस है इंडस्ट्रीज़ के लिए। कैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती है, और इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो उसको सर्विस सेक्टर की ज़रूरत होगी। सर्विस सेक्टर कौन कौन से हैं? that are of bank, insurance company, transportation, go down, etc. तो ये सबकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट कम्युनिकेशन, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब का भी फोर्स बनेगा, ड्राइविंग फोर्स। तो एग्रीकल्चर इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री, बेस है सारी इंडस्ट्रीज। हमारे 3 सेक्टर मेन है हमारे कंट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, दैट इज़ टेरिटरी सेक्टर। तो इसमें से इंडस्ट्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो वो होगा एग्रीकल्चर के थ्रू। तो यहाँ पर हमने अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और एग्जाम्पल में डेटा बताए गए। रूरल एरिया बिकम big market for the industrial products because 69% population of India live in the rural area, और रूरल एरिया में पॉपुलेशन अगर रिसाइड करती है तो वो
फूड ग्रेन्स का या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। एंड हियर इट इज़ नोटिसेबल दैट 69% पॉपुलेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैव रिमेन्स अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये सारी पॉपुलेशन है वो इनकम का सोर्स बनती है, ज़रिया बनती है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करें। ड्यू टू दैट ओनली रूरल एरिया आर डिमांडिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टेलीविज़न, फ्रिज, बाइक, मोबाइल एट्सेट्रा। तो जैसे एक फार्मर है, फार्मर ने 20 टन्स वीट ग्रो किया है, वीट ग्रो करके उसने सेल किया, उसके पास पैसे आए। अब उसके पास घर में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो खरीदेगा। आने जाने के लिए बाइक नहीं है तो वो खरीदेगा। तो फार्मर को भी किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ओके, क्योंकि ये सब खरीदेगा, इंडस्ट्रीज़ में से बनता है वो। तो वैसे ही दोनों इंडस्ट्रीज रिलेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ बेस। नाउ कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी कैसे है, यहाँ पर कारण दिए गए हैं। 3 रीजन्स आर देयर थ्रू दैट प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के अंदर लो है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम हो रहा है। हेक्टर पर हेक्टर जो भी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो उसके लिए मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स जो है लो प्रोडक्टिविटी के हम देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर दोज फार्मर हु वर्क इन इंस्टीट्यूशंस आर फेल्ट इन द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड लीगल फैक्टर्स are institutional factors such as factors are negative in India due to that जो factors जो है वो अफेक्ट करते हैं फार्मर के जीवन में। जैसे कि ज़मींदार के पास से अगर पैसे लाए हैं तो उसको वापस देने पड़ेंगे, और ज़मींदार जो है वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वैसे ही आगे है अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग सिस्टम जो पुराने ज़माने में से चले आए हैं। दैट इज़ ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। तो ये सब सिस्टम थे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने के। तो जिसमें से जितना प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर के अंदर उसमें से थोड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और ये ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था। तो वो एग्रीकल्चर फाइनेंस भी प्रोवाइड करते थे, पर फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, लैंड ओनरशिप सिस्टम एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ओके, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस तो मिलता था पर उसका इंटरेस्ट बहुत ही हाई था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग तो था पर वो मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को ही बेचना, तो कम प्राइस मिलते थे। देन लैंड ओनरशिप सिस्टम, अगर वो फाइनेंस लिया है फार्मर ने और वो पैसे नहीं दे पा रहा है तो उसकी ओनरशिप छिन जाएगी। So this all are the factors that affects to the farmer's life. So this institutional factors remain resistant or negative. Due to this agriculture productivity has also remains low, क्योंकि फार्मर को इच्छा ही नहीं होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो मुझे उसका हिस्सा लैंड रेवेन्यू में भेजना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर कि मैं कुछ ना करूँ, कम से कम हो। सो लाइक दैट दे आर हैविंग द मेंटालिटी। देन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम,
3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, उसमें है ज़मींदारी, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम। तो ये पैटर्न के अंदर ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री के अंदर लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस का लॉ पास किया। एंड tenants of the labor or landless labor were cultivating the land under this system। तो भाड़े पर देकर ये जो ज़मींदार और राजा महाराजा वो लोग थे, वो भाड़े पर फार्मर को लैंड देते थे, दैट इज़ ऑन टेनांट। एंड लैंडलेस लेबर को भी ज़मीन देते थे कि वो उनके जो खेत है वो जोत कर दे और इसके अंदर प्रोडक्टिविटी करे, कल्टीवेट करे। लार्ज शेयर ऑफ क्रॉप और जस्ट फॉर लिविंग सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ फार्मर, द एंटायर क्रॉप वॉज कंपल्सरीली टेकन बाय द लैंडलॉर्ड और रेंट लैंड। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो रेंट के तौर पर टेनांट ले जाता था या फिर ज़मींदार ले जाते थे। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा बचता था। कल्टीवेशन तो फार्मर करता था पर थोड़ा सा ही हिस्सा बचाकर पूरा उसको लैंड रेवेन्यू के तौर पर दे देना पड़ता था। तो फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। एफर्ट ही नहीं करते थे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी है ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो भी हमारे पास थोड़ा ही रहने देने वाला है और पूरा वो अपने पास ले जा रहे हैं। उससे बेटर कि मैं कुछ करूँ ही ना, कम से कम प्रोडक्शन करें तो हमारे खाने पीने का तो हो जाए। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे आर नॉट रियली टू इम्प्लीमेंट एनी इनोवेशन और नया कुछ तकनीक नहीं इन्वेंट करना चाहते थे। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन्स स्टैग्नेंट, मीन्स कम से कम होने लगा क्योंकि फार्मर को इंटरेस्ट ही नहीं था और एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। रिक्वायरमेंट जितनी थी नेशन की उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होने लगा एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स, मीन्स जो खेत जोतते थे उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट टीलर्स एंड टू कंट्रोल रेंट लैंड, तो टीलर मीन्स भाड़े पर देने वाले ज़मींदार जो थे वो और भाड़ा चार्ज करने वाले जो थे उनके लिए एक एक्ट बनाया गया, दैट इज़ टीलर एक्ट। बट दिस एक्ट वॉज नॉट कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड। टीलर एक्ट जो था वो टीलर्स के कंट्रोल करने के लिए था एंड वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया एंड फार्मर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेशन फ्री। एक्सप्लॉयटेशन में से शोषण तो होने ही लगा, शोषण में से मुक्ति नहीं मिली and finally the productivity of the agriculture sector become serious issue। तो प्रोडक्शन तो कम से कम ही होने लगा। देन एग्रीकल्चर फाइनेंस, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर फेसिंग पॉवर्टी, गरीबी थी उस टाइम पर एंड दे आर इन द नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, क्योंकि ज़मीन तो होती है फार्मर के पास पर पुअरनेस की वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीड नहीं होते थे, तो फर्टिलाइज़र नहीं होते थे, तो उसके लिए क्या पैसे चाहिए फॉर फर्टिलाइज़र, मीन्स खाद डालनी होती है तब, सीड्स डालने होते हैं तब, और पेस्टिसाइड्स कीटनाशक डालने होते हैं तब भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है। एंड फॉर द कल्टीवेशन ऑल्सो, जोतने के लिए। बट सिंस इंडिपेंडेंस अ ग्रेट रोल इज प्लेड बाय द प्राइवेट मनी लैंडर्स। प्राइवेट मनी लैंडर्स मीन्स ज़मींदार जो थे वो, लैंडलॉर्ड थे वो, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये जो सब थे वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे देते थे फार्मर को, जिससे वो फर्टिलाइज़र, सीड्स, पेस्टिसाइड्स खरीद सके।
तो इनकी तादाद कितनी थी? 71.6%. एग्रीकल्चर फाइनेंस business was managed by the money lenders in 1951. तो they are providing finance at a very higher interest. सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था. And they were doing manipulation of account to exploit poor farmers. तो गरीब लोगों को वो शोषण करते थे कि जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, देने ही वाले हैं ना, अगर इंटरेस्ट नहीं देते हैं, सूद के साथ उनकी जो कैपिटल है वो नहीं देते हैं, तो उनकी ज़मीन जो है वो हड़प लेते थे. सो मैनिपुलेशन करते थे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़मींदार नहीं होते थे जिसके पास पैसे ज़्यादा होते, तो इसीलिए उसी के पास जाना पड़ता था, दूसरे इंस्टीट्यूशन ही नहीं थे. तो दैट हैव टू बी एक्सप्लॉइटेड. आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट की तरह भी पूछा सकता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैड नेशनलाइज्ड बैंक विच हैव रिड्यूस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी लैंडर्स. तो मनी लैंडर्स का इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो गया. गवर्नमेंट हैज़ एक्सपांडेड द इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस बाय कंस्ट्रक्टिंग रीजनल रूरल बैंक, जिसको कहते हैं RRB, इन 1975. और अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं नाबार्ड, इन द ईयर 1982. तो 2 इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट ने एक्सपांड की है, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक इन 1975 and National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD in 1982. So due to all these efforts, the role of money lenders fell down. जो 71% था वो सिर्फ और सिर्फ 27% हो गया, उल्टा हो गया. And the factors prove that farmers are paying higher cost to avail credit, and due to that their revenue remains very low. तो उनको फ़ायदा नहीं होता था, बहुत ही कम फ़ायदा होता था फार्मर को, क्योंकि उनको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था. एंड एज प्रॉफिट्स आर रिमेनिंग वेरी लो, फार्मर्स आर नॉट मच इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. तो फार्मर को ऐसा लगता था कि मेरा जो ज़्यादातर हिस्सा है वो तो मुझे इंटरेस्ट पे करने में जाना पड़ता है, तो उससे बेटर कि मैं कुछ इन्वेंशन ही ना करूँ. तो नॉट इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. और उनको एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वर्क भी करने में इंटरेस्ट नहीं था. एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज़ ऑल्सो रिमेन्स लो. Then agriculture marketing. Due to weak infrastructure facilities means अगर खेतों में क्रॉप कल्टीवेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा है, तो उसको रिमोट एरिया मीन्स जो गांव है, अंदरूनी गांव है, उस एरिया में से ट्रांसपोर्ट करके सिटी की ओर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार जो है, मार्केट इज़ अवेल एट द सिटी और अ टाउन. तो उसके लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मीन्स जो व्हीकल है जिसके अंदर वो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स ले जा सके, और रोड होने चाहिए एडिक्वेट, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं. सो इवन एग्रीकल्चर मार्केट हैव डिफरेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ सीज़न. जैसे कि ऑफ सीज़न होती है तब उसके रेट हाई होते हैं, जब सीज़न होती है तब उसके रेट्स लो होते हैं, और एट द एंड ऑफ द सीज़न भी बहुत ही ज़्यादा भाव होते हैं. मेजॉरिटी केसेस प्राइस, हाई प्राइस बेनिफिट गोज़ टू ट्रेडर्स एंड होर्डर्स. तो जो संग्रहखोर है वो बेनिफिट लेते हैं, ट्रेडर्स जो है वो फार्मर का इसी तरह से लाभ उठाते हैं और उनके पास से कम प्राइस पर खरीदते हैं
सीज़न के अंदर, और जब ऑफ सीज़न होती है तब हायर प्राइस पर वो जो संग्रह किया हुआ है वो फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सो फार्मर हु आर अंडर द डेप्ट, जो डेप्ट में डूबे हुए हैं, आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप बिफोर क्रॉप गेट रेडी। तो उनको फोर्स किया जाता था कि मेरा पैसा दो, आपका क्रॉप हो गया है। तो इसकी वजह से लोकल लैंडलॉर्ड थे तो वो बहुत ही फोर्स करते थे कि मेरे पैसे दो, फार्मर को हमेशा टॉर्चर करते रहते थे। एंड द फार्मर्स आर लीस्ट इंफॉर्मेटिव, सो दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ द मार्केट। और फार्मर को कोई भी नॉलेज नहीं होता था कि कहाँ पर ज़्यादा मुझे भाव मिलेगा, हायर प्राइस कहाँ पर मिलेगी, मुझे कहाँ जाकर बेचना चाहिए, और मार्केट कहाँ पर रेट्स ज़्यादा देते हैं, मुझे कहाँ ले जाकर कौन से टाउन में बेचेंगे तो मुझे मुनाफा होगा। तो इस सब का नॉलेज नहीं था। सो देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गेट गुड रिटर्न ऑफ देयर क्रॉप, एंड ड्यू टू दिस दे बिकम पैसिमिस्ट, मीन्स प्रारब्धवादी थे, मेरे नसीब में ऐसा ही था, लाइक दैट दे आर हैविंग मेंटालिटी। और लास्ट है रूरल सोशल स्ट्रक्चर। गांव के अंदर जो प्रणालियाँ होती हैं उसको फॉलो करते हुए इंडियन फार्मर जो है वो फैटालिस्ट होता है, मीन्स प्रारब्ध, अपना नसीब है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला है। एंड हैविंग द लीस्ट इनफॉर्म, और उसको कम से कम पता चलता है। रूरल सोसाइटी इज बाउंड विथ ओल्ड ट्रेडिशनल एंड स्ट्रक्चर। जो गांव के लोग हैं वो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं, एंड एज दे आर फैटालिस्ट, और वो सिर्फ और सिर्फ नसीब पर ही अपना जीवन गुजारते हैं कि मेरे नसीब में यही था, बारिश नहीं हुई, अरे मेरे नसीब में नहीं होगा, इसीलिए मुझे इस बार बारिश नहीं हुई, मेरा क्रॉप फेल हुआ, लाइक दैट। दे एक्सेप्ट प्रॉब्लम गिवन बाय नेचर, जो नेचर ने प्रॉब्लम्स दिए उनको एक्सेप्ट करते हैं, एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी। और जब शॉर्टेज अराइज होती है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर उसके सामने कुछ एक्शंस नहीं लेते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, बाहर आने का ज़रिया नहीं सोचते हैं। सो दे डू कल्टिवेशन फॉर देयर सब्सिस्टेंस, उनको सर्वाइव करने के लिए ही अपना खेत जो है वो कल्टीवेट करते थे। दे आर नॉट हैविंग मोटिवेशन टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उनको कोई एनकरेजमेंट भी नहीं मिलता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन करोगे तो आपको अच्छे से प्राइस मिलेंगे, आपको हायर प्राइस पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा, वो ऐसा सोचते थे फार्मर्स। डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन, इंक्रीज इन द इनकम, ये सब नहीं हो पाता था, बिकॉज ऑफ फार्मर्स आर बाइंड बाय द सोशल स्ट्रक्चर, जूनी पुरानी प्रणालियों से बंधे हुए थे। सो दिस इज द रीज़न वाई एग्रीकल्चर विच इज़ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रूरल एरिया इज़ हैविंग लो प्रोडक्टिविटी। तो इसी वजह से कम प्रोडक्शन होता था। तो यहाँ पर ये सेशन ख़त्म होता है, नेक्स्ट सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। टिल दैट, थैंक यू।